आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश की राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबी रेखा से ऊपर के सभी लाभार्थियों से वापस लेगी सरकार राशन कार्ड। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर जमीन खरीदने की गड़बड़ी में अब धोखाधड़ी का डर होगा खत्म, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों से सरकार वापस लेगी राशन कार्ड। कोरोना संकट के बीच असम सरकार ने प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर के सभी अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेने का निर्णय लिया है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित अफसरों को इसको लेकर आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही राशन की दुकानों की कार्य प्रणाली निर्धारित की जाए। वही सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के इंतजामों को लेकर शनिवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। पीएफ खातों को लेकर सरकार ने बदले हैं नियम। पीएफ अकाउंट को लेकर हाल में ही केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। वही कोरोना के कहर के बीच सरकार ने पीएफ के पैसे निकालने के लिए लोगों को भी यहाँ पर डील भी दिया है। वही कोरोना और लॉकडाउन के कहर के चलते सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है ताकि लोग इस मुश्किल वक्त में अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में सरकार की ओर से कई कानून यहाँ पर सरकार की ओर से बनाए गए हैं। वही अगर ऐसे में अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो आपको पैसे की जरूरत है, तो ये नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वही जिन लोगों ने कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान कोविड एडवांस ले लिया था, वो लोग दूसरी बार भी कोविड एडवांस ले सकते हैं, जिसमें खाताधारक अपने अकाउंट में जमा पैसों का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। फिर 3 महीने की सैलरी का डीए कम से कम इसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के पास पिछले 1 महीने या उससे भी ज़्यादा वक्त की नौकरी नहीं है, मतलब उनके पास नौकरी नहीं, वो पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। जो लोग पीएफ अकाउंट का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। खास बात यह है कि सुविधा में आपको अकाउंट क्लोज, यहाँ पर जो आपका अकाउंट है उसको क्लोज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका नौकरी यहाँ पर छूट गया है और आपको कोविड एडवांस के रूप में पैसे निकालना है, तो आप पैसे निकाल सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा सरकार ने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका अकाउंट भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको जल्द से जल्द इसको लिंक करा देना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी हो गई है अलर्ट। जिन राज्यों में केस, वहां से आने वाले लोगों की होगी जांच। देश भर में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वही देश के 12 राज्यों में अब तक डेल्टा वेरिएंट पहुंच चुका है। वही ये वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है। वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि जो लोग कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनकी जाँच की जाए। उन्होंने बताया कि कोविड के डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो काफी गंभीर संक्रमण है। वही डेल्टा प्लस के लिए सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 2 और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। 51 में से 4 मर चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 9 और मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब गुजरात में 2 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक में 1 मामले मिले हैं। वहीं पिछले 3 महीनों के दौरान 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। इसको लेकर यहाँ पर सरकार की ओर से अब ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई कि जो भी उत्तर प्रदेश में आएगा उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले हैं, उन राज्यों से जो उत्तर प्रदेश में आएगा उनकी जांच यहाँ पर की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन को लेकर दूर की है शंकाएं। कहा मेरी मां ने 100 साल की उम्र में लिया है कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर देशवासियों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच देश में अभी लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर संशय है। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीन नहीं लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि मैंने और मेरी मां ने वैक्सीन लगवा ली है जो 100 साल की है, इसलिए आप भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लीजिए। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण राजेश हिरवी से फोन से बात की। राजेश हिरवी ने बताया कि वो
व्हाट्सएप पर आए मैसेज के डर से उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तभी इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां का अनुभव बताया और कहा कि उन्होंने बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाई है। वही पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रामीणों के यहाँ पर जो ग्रामीण है उनको मनों से मतलब अपने मन से वैक्सीन के प्रति जो डर है उसे दूर करने की कोशिश यहाँ पर की है। वही पीएम मोदी कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने साल भर और दिन रात और मेहनत करके वैक्सीन को तैयार करने का काम किया, इसलिए हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। वही वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए और वैक्सीन के प्रति झूठ फैलाने वालों पर भरोसा नहीं करके वैक्सीन लगवानी चाहिए, पीएम मोदी ने यहाँ पर कहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। नोएडा और उदयपुर समेत इन शहरों में मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं वाला राज्य बनने जा रहा है। वही राज्य सरकार ने राज्य में हवाई सेवाओं के चौतरफा विस्तार की गति को तेज कर दिया है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत यूपी में बहुत जल्द 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में यूपी में हवाई सेवाओं के विस्तार का ब्यौरा यहाँ पर जो था उसको पेश किया। वही कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए DGCA को लाइसेंस यहाँ पर मिल गया है। उन्होंने ये बात कही है। वह कुशीनगर यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। वह नीति आयोग में पेश योजना के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर से बहुत जल्द यहाँ पर दुनिया के विभिन्न देशों के लिए सिटी हवाई सेवा उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडौन एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं संचालित हो रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में दी है और ढील, खुल सकेंगे राजस्थान के अंदर धार्मिक स्थल। राजस्थान में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य में कुछ नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। नए निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ राजस्थान के अंदर खोले जा सकेंगे। वही सरकारी दफ्तर भी शाम 6 बजे तक खुलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। वही राजस्थान के गृह विभाग ने शनिवार को 3 स्तरीय जन अनुशासन 3.0 के यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आज से प्रभावी होंगे। वही नए नियमों के मुताबिक जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 से कम है वे पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी सभी 25 जो सदस्य हैं वो आ सकेंगे। वही जहां 50 से अधिक यहाँ पर 25 से अगर अधिक है वहाँ 50% कार्मिकों के आने की इजाजत होगी। वही दफ्तर जहाँ पर 60% से अधिक कर्मचारी टीके की खुराक लगा चुके हैं वह पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकते हैं। वही कार्यालयों को खुलने का समय जो है वह यहाँ पर राजस्थान के अंदर 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वही राज्य में चले जा रहे सिटी मिनी बस का संचालन करने वाले ड्राइवर और परिचालन कम से कम एक खुराक लेने के बाद ही इनका परिचालन यहाँ पर शुरू करने की बात कही है, यानी जो बसें वगैरह उनके ड्राइवरों को और कंडक्टरों को यहाँ पर कम से कम 1 डोज कोरोना की लगी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इनका समय है वो सोमवार से शनिवार सुबह 5 से शाम यहाँ पर 6 बजे तक का होगा। वही 1 जुलाई से राजस्थान के अंदर मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर इत्यादि शादी समारोह के लिए 40 लोगों के आने की अनुमति दी गई है। वे धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक राजस्थान के अंदर खुल सकेंगे। इसमें स्थल से जुड़े लोगों और उनमें आने वाले सभी लोगों को कोरोना टीके की खुराक लेना जरूरी है। हालांकि राज्य में सभी तरह के मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक धार्मिक समारोह और हॉट बाजार वगैरह की इजाजत यहाँ पर फिलहाल नहीं है। त्योहार और जुलूसों की अनुमति सरकार की ओर से फिलहाल नहीं दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 जुलाई से बदल जाएगा सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड, किसी काम की नहीं रहेगी चेकबुक। अगर आपका भी खाता सिंडिकेट बैंक में है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 से कैनरा बैंक का इसमें मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई 2021 से इस बैंक के IFSC कोड भी बदलने जा रहे हैं। ऐसे में सिंडिकेट बैंक के IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे। 1 जुलाई 2021 से बैंक के नए IFSC कोड लागू हो जाएंगे। ग्राहकों को ध्यान दें कि अब अपनी बैंक शाखा के लिए नया आपको यहाँ पर IFSC कोड लेना होगा बैंक शाखा जाकर। वही सिंडिकेट बैंक के साथ साथ कैनरा बैंक ने भी ग्राहकों को अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। 1 जुलाई से अब यहाँ पर जो 1 जुलाई है बहुत करीब है, इसलिए बैंक एक बार फिर सिंडिकेट के ग्राहकों को विज्ञापन के जरिए इस बारे में याद दिलाया है कि कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का मर्ज होने के बाद जो उनका जो IFSC कोड है SYNB से शुरू होने वाले सभी यहाँ पर इस साइन बेट IFSC कोड है जो बदल गए हैं। वो SYNB से शुरू होने वाले जो सभी IFSC कोड है वो 1 जुलाई 2021 से डिसेबल यहाँ पर हो जाएगा। बैंक ने कहा है कि ग्राहक सभी मिनी स्टैंडर्ड को सूचित करें कि वो NEFT, RTGS और IMPS इस्तेमाल करते वक्त CNRB जो कैनरा बैंक का जो IFSC कोड है CNRB से शुरू होने वाले नए IFSC कोड का ही इस्तेमाल करें। वही कैनरा बैंक ने ये भी कहा है कि सिंडिकेट बैंक के पूर्ववर्ती जो IFSC कोड में 10,000 जोड़े, जैसे अगर पुराना IFSC कोड IFSC SYBN 00087 था वो अब इसके स्थान पर IFSC कोड यहाँ पर CNRB ये हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर बैंक ने बात यहाँ पर कही है। CNRB जो उनका यहाँ पर सिंडिकेट बैंक का जो IFSC कोड था SYNB उसकी जगह यहाँ पर CNRB यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी का डर होगा खत्म।
मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी का कोई डर नहीं होगा। कोई भी खरीदार जमीन खरीदने के पहले ये जान सकेगा कि उस भूमि को लेकर कोई विवाद तो नहीं है, किसी न्यायालय में कोई प्रकरण तो नहीं चल रहा है, जो जमीन बेच रहा है वह वाकई उसकी है या नहीं, भूमि पर बकाया ऋण या फिर कुर्की का मामला तो नहीं है। ये सब कुछ जान सकेंगे। दरअसल जमीन के मामलों में धोखाधड़ी के कई प्रकरण सामने आते हैं और जो खरीदार होते हुए वो यहाँ पर उलझ जाते हैं और लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में यहाँ पर वो फंस जाते हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार नया कानून लाने जा रही है। इसी के तहत यहाँ पर टाइटलिंग एक्ट में ये प्रावधान किया जा रहा है कि जिस भूमि को बेचा जा रहा है उससे संबंधित जानकारी यदि गलत होती है तो विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही खरीदार को मुआवजा भी यहाँ पर मिलेगा। वही राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मॉडल टाइटलिंग एक्ट का प्रारूप सभी राज्यों को भेजा है। मध्य प्रदेश में से लागू करने का सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अधिकारियों की प्रारंभिक बैठक हो चुकी है। तब से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दरअसल जो भूमि जिसकी है वह उसके नाम से रिकॉर्ड में पूरी जानकारी के साथ होगी। इसके लिए सर्वे होगा कि जो दावे हैं उस पर आपत्ति बुलाकर रिकॉर्ड को अंतिम रूप में दिया जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया है। ये काम पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं बल्कि क्षेत्रवार होगा। जमीन खरीदने में खरीदार की साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े और पुख्ता प्रावधान सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब कार्यालय जाकर फिर बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राजधानी दिल्ली सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। वह अनलॉक 5 के तहत दिल्ली सरकार ने कई तरह की छूटों का ऐलान किया। ऐसे में अब अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप परिवहन विभाग के कार्यालय जाकर भी बनवा सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को फिर से यहाँ पर शुरू कर दिया। इससे पहले सरकार का इरादा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने का था, मगर सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी समीक्षा रहने के कारण अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के पहले सप्ताह में इस व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है। वहीं दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब तक लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था जो ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, तब तक आवेदकों को कार्यालय आकर वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये यहाँ पर सुविधा उनको दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में बरसात ने 23 साल का तोड़ा है रिकॉर्ड। देश के कई राज्यों में मानसून के मेघ बरस रहे हैं तो कई राज्यों में अभी भी मानसून आने का इंतजार हो रहा है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पछुआ हवाओं की वजह से मानसून लेट हो सकता है। वैसे यहाँ पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 1 जुलाई के बाद इन राज्यों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। फिलहाल अभी इसकी जो गति है वो धीमी हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में राजधानी और उसके आसपास के राज्यों में प्री मानसून की बारिश होती रहेगी। हालांकि इस दौरान इन राज्यों में तापमान भी बढ़ेगा। वहीं दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मानसून की बारिश जो 18 जून तक सामान्य से 40% अधिक थी, वो पिछले सप्ताह की तुलना में कम हो गई है, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते से इसमें वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार है। वही आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा में भारी बारिश की आशंका है। तो वही शाम तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक और गुजरात और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। जबकि आज से लेकर अगले 24 घंटों में उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। इसके कारण यहाँ तेज बिजली गिरने की भी संभावना है, यानी तेज बिजली चमकने साथ साथ बिजली चमकने साथ गिर भी सकती है। इसको लेकर वहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वही बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश हो रही है। वही पटना में भारी बारिश ने लोगों को जो लोग हैं भारी बारिश के कारण यहाँ पर आफत में फंस गए हैं। वही पटना में कल और परसों हुई तेज बारिश के कारण बारिश ने यहाँ पर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड जून महीने में बारिश का ने यहाँ पर तोड़ दिया है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। वही मौसम विभाग ने यहाँ भी भारी बारिश की आज आशंका व्यक्त की है। वही स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही केरल में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि यूपी, एमपी और बिहार में बरसात तेज हो सकती है। कहीं कहीं बिजली चमक सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, सस्ता हो गया खाने का तेल। सरसों समेत इन तेलों के गिरे हैं दाम। आम आदमी के लिए राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। विदेशी बाजारों में गिरावट के बाद तेल की कीमतों में कमी देखी गई है। खाद्य तेल पहले की तुलना में अब सस्ता हो गया है। वह दिल्ली के बाजारों में बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली और बिनोला और
पोमोलिन कंडला तेल जो है उनकी कीमतों में यहाँ पर गिरावट रही है, जबकि स्थानीय मांग बढ़ने और डीओसी की निर्यात मांग के कारण सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन और दाना और लूट के भाव में लाभ दर्शाते हुए ये बंद हुए हैं। वही बाजार के जानकारों के अनुसार मार्च, अप्रैल और मई के दौरान आयातित तेल के मुकाबले सस्ता होने की वजह से सरसों की जो खपत है वो बढ़ी है। वही सरसों से रिफाइंड बनाए जाने के कारण सरसों की कमी यहाँ पर हुई है। वही खाद्य नियामक FSSAI द्वारा 8 जून से सरसों में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगाए जाने के कारण उपभोक्ताओं को शुद्ध सरसों का तेल मिल रहा है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। वही सूत्रों ने कहा है कि सरकार अभी से ही सरसों का बीज का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अभी बाजारों में फसल उपलब्ध है और कहीं ऐसा ना हो कि एन बिजाई के मौके पर सरसों की संभावित बम्पर पैदावार है उसकी राह में बीज की कमी का कोई रोड़ा बने। वही सरसों की मौजूदा खपत का स्तर लगभग 70 से 75% यहाँ पर है। वही उन्होंने कहा है कि सरसों में कमी की वजह से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेल की जो मिलें है वो बंद होने लगी है। वह स्थानीय 5 से 20 बोरी की पराई कराने वाले छोटे कल्लों पर 1 से 1.25 लाख बोरी सरसों की दैनिक मांग है, जबकि बड़ी तेल मिलों को रोजाना 2.5 से 2.5 लाख बोरी यहाँ पर सरसों चाहिए। पक्की गाढ़ी सरसों तेल पराई करने वाली कंपनियों को रोजाना 2 लाख बोरी सरसों चाहिए। इस भारी मांग की तुलना में मंडियों में 2 से 2.25 लाख बोरी के लगभग ही सरसों की जो आवक है वो रही है। वही बीती सप्ताह सरसों का दाना भाव 150 रुपये दर्शाता है। वही ये 7,275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो साप्ताहिक 7,125 रुपये प्रति लीटर क्विंटल यहाँ पर प्रति क्विंटल ये था। इसके अलावा सरसों दाल तेल के भाव 150 रुपये से बढ़कर ये 14,250 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वही सरसों पक्की गाली और कच्ची गानी के तीनों के भाव में भी यहाँ पर 25-25 रुपये का ये यहाँ पर इसमें कम हुए। 2350 रुपये पहले थे, अभी 2300 आ चुके हैं। वही पहले जो ये कच्ची गानी का था वो 2500 रुपये था, अब ये 2400 रुपये आ पहुँचा है।